अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और इबरत असर कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे माँ से लिपट कर सोने की आदत थी। क्या खबर थी कि कम सिनी में उनका साथ छूट जाएगा और फिर अकेले सोना पड़ेगा। अब रातों को उठ उठ कर रोती, तन्हाई से डर जाती तो तकिए से लिपट जाती, अपनी बाहों में चेहरा छुपाकर अंधेरे से बचने की कोशिश करती। उन दिनों 4 बरस की थी जब मेरे अब्बू की जिंदगी में एक और औरत आ गई। उन्होंने मेरी माँ को छोड़ा और उस दूसरी औरत के दामन में पनाह ले ली। मुझे फूफी के सपुर्द कर दिया गया, जो अपने बच्चों को खुद से लिपटा कर सो जाती और मुझे एक तरफ खटिया पर डालकर कहती, सो जा नहीं तो बला आ जाएगी। 12 बरस फूफी के पास रही। जब 13वां साल लगा अब्बा घर ले आए। दूसरी माँ के लबों पर मेरे आने से मुस्कुराहट नहीं आई। उसका चेहरा ऐसा सता हुआ और सपाट जैसे ये कोई पत्थर की मूर्ति हो कि जिसके नकूश तो हसीन थे मगर जज्बात से आरी थे। फूफो के घर उनकी लड़कियां मेरी हमजोलियां थीं जिनके साथ दिल लगा रहता था। यहाँ तो घर में हू का सा आलम था। अब्बा काम पर चले जाते और उनकी ये दिल की रानी किचन मेरे हवाले करके या तो मोहल्ले पड़ोस में चली जाती या फिर अपने कमरे में जाकर लेट जाती। अब्बा के घर में तो जैसे बलाओं का राज था। सन्नाटे से भी बुरी बुरी और डरावनी आवाज़ें सुनाई देती थीं। कुछ दिन तो अब्बा मेरा हाल देखा किए। फिर बीवी से कहा, शाहिदा ऐसा करते हैं कि अपनी नूर को स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। स्कूल सामने ही तो है। मैं देख रहा हूँ कि ये रोज़ बरोज़ मुरझाई जाती है। किचन के काम के लिए एक मुलाजमा का इंतज़ाम किए देता हूँ। मेरी बला से उनकी बीवी ने बेजारी से जवाब दिया, जो जी में आए कर लो, मेरा इस लड़की से कोई वास्ता नहीं है। अगले रोज़ फूफो आ गईं। अब्बा से कहा, रिजवान मियाँ अभी तक बच्ची को स्कूल में दाखिल नहीं कराया। अच्छी भली मेरी सुमेरा के साथ पढ़ रही थी। मैं आज जाकर वहाँ से इसका सर्टिफिकेट लाती हूँ और कल खुद नूर को दाखिल करा दूंगी। फूफो ने ऐसा ही किया। वो साबका स्कूल से मेरा लीविंग सर्टिफिकेट बनवा लाई और मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। इस मामले में मेरी सौतेली माँ कुछ ना बोली क्योंकि उनको मुझसे कोई सरोकार न था। स्कूल जाने से मेरी तबीयत कुछ हशाश बशाश रहने लगी। नई सहेलियाँ बन गईं। रफ्ता रफ्ता उनके साथ क्लास में और फिर घर में दिल लग गया। मैं 9वीं जमात में आ गई। मेरी हम जमात नाइला हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। मैं स्कूल उसके साथ आने जाने लगी। हम अपनी पढ़ाई के मसले मसाइल भी मिलकर हल कर लिया करते थे। इस तरह हमारी दोस्ती और पक्की हो गई। एक दिन स्कूल से वापसी पर नाइला के घर चली गई। वहाँ उनका एक रिश्तेदार बैठा था। उसने मेरे बारे में पूछा कि ये कौन है। मेरी सहेली है, हमारी क्लास में पढ़ती है। नाइला ने बताया। नाम क्या है तुम्हारा? नूर, मैंने सादगी से उसे जवाब दिया। कहने लगा, जिनका नाम नूर होता है वो बहुत किस्मत वाली होती हैं। अपना हाथ दिखाओ। वो मेरी हथेली की लकीरों को गौर से देखकर बोला, लगता है कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। अच्छा, इसके अलावा कोई और भी है जो तुमको बहुत प्यार करता है? नाइला है, मैंने जवाब दिया। तभी मेरी सहेली बोली, वाह दूल्हा भाई, आप भी कमाल करते हो। आज की पामस्ट्री आपकी फेल हो गई। नूर की तो माँ ही नहीं है। अम्मी हैं। मैंने झट उसकी बात काटी। मगर वो हमारे मामू के पास रहती हैं। जब हमारे साथ रहती थी ना तो बहुत प्यार करती थी वो मुझसे। वो अब भी प्यार करती हैं तुमसे। दूर है तो क्या हुआ, तुम्हें याद करके रोया करती हैं। उस शख्स के मुंह से ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे अरे, रोती क्यों हो? जिंदा है ना तुम्हारी अम्मी, तो कभी ना कभी मिल जाएंगी। इसके अब्बा नहीं मिलने देते, नाइला ने वजाहत कर दी। मगर इसके हाथ की लकीरों से साफ जाहिर है कि ये बहुत जल्द अपनी माँ से मिलेगी। उस आदमी के ऐसा कहने से मेरा दिल खिल उठा, जैसे सहरा में किसी प्यासे को पानी नजर आया हो। कब मिलेंगी? मैंने इश्तियाक से आंसू पोंछकर सवाल किया। सही दिन और तारीख तो नहीं बता सकता, लेकिन अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे मामू का क्या नाम है, वो कहाँ रहते हैं? मैंने बताया तो कहने लगा, अरे वो तो मेरे दोस्त हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उन्हें।
चलो मैं ही तुमको तुम्हारी वालदा से मिलाने की कोई सबील निकालता हूँ, लेकिन तुम इस बात का किसी से जिक्र मत करना। नायला चाय लेने गई तो उस शख्स ने अपना बताया। मेरा नाम कलीम है और मेरा नंबर ये है, कार्ड को संभाल कर रख लो, ध्यान रहे कोई देखने ना पाए। जब फ़ोन करना हो नायला के घर से कर लेना, मैं आ जाऊँगा। ये बातें उसने नायला के सामने नहीं कही थीं और जब वो आ गई तो कलीम चुप हो गया। आज मैं बहुत खुश थी, जैसे ज़िंदगी के अंधेरों को किसी ने चिराग दिखा दिया हो। अम्मी से मिलने की उम्मीद बन गई थी और इसी आस में मैं कलीम को फ़ोन करने लगी। 1-2 बार नायला के घर से किया, मगर उसको ना बताया कि किसी को फ़ोन किया है। तीसरी बार उसने पूछ लिया, तब मैंने कहा कि फूफो को फ़ोन करती हूँ, वो बहुत याद आती हैं मुझे, तो फ़ोन करके बुला लो ना। वो मेरी बात सच जानकर खामोश हो गई। कलीम फ़ोन पर मुझे कहता कि तुम किसी बहाने स्कूल की बजाय मेरे पास आ जाओ तो तुमको तुम्हारी माँ से मिलाने की तदबीर करूँगा। मगर कैसे? अरे भाई, स्कूल जाने की बजाय वहाँ सामने जो दवाओं की दुकान है ना, उधर आ जाना, मैं तुमको ले जाऊँगा तुम्हारे मामू के घर। नायला तो साथ होती है, तुम उससे किसी बहाने लड़ाई कर लो। जब तक अकेली घर से ना निकलोगी मुझ तक कैसे पहुँचोगी? मेरे दिल में माँ को देखने की ख्वाहिश इतनी शदीद हो गई कि मैं ख्वामख्वाही बहाने से नायला से लड़ाई करने लगी और फिर अकेली स्कूल जाने लगी। एक रोज़ ज़रा लेट हो गई, स्कूल का गेट बंद हो गया। मैंने इधर उधर देखा, कलीम मेडिकल स्टोर के सामने खड़ा नज़र आ गया। मैं उसकी तरफ चली गई। फ़ौरन उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। कोई गुमान कर सकता है कि 13-14 साल की बच्ची मर्द औरत के प्यार को समझती होगी। मैं तो माँ की लगन में कलीम की जानिब खिंचने लगी थी, उसकी तरफ बढ़ती गई। उसने भी मेरी इतनी तारीफ़ें की कि मैं फूले नहीं समाती थी। पहली बार किसी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं भी कोई हस्ती हूँ, मेरा भी कोई वजूद और अहमियत है। उसका तारीफ़ करना मुझे अच्छा लगता था। इसी तरह कई बार उसके साथ गाड़ी में गई, मगर वो ना मामू के पास ले गया और ना मुझको मेरी माँ से मिलवाया। अलबत्ता मुझे एक बूढ़ी शफीक खातून से ज़रूर मिलवाया। वो मुझे उसके घर ले गया था। कहने लगा, ये मेरी खाला हैं, बहुत प्यार करने वाली हस्ती हैं। मुझे माँ का प्यार इन्होंने ही दिया और तुमको भी इनसे माँ जैसा प्यार ही मिलेगा। कलीम ने सही कहा था, मुझे वाकई उसकी खाला से माँ जैसा ही प्यार मिलने लगा। मैं भी उनको खाला कहती थी। कलीम उनके पास छोड़कर मुझे चला जाता और मैं घंटों खाला के पास गुजारती। वो मुझे कंघी करती, बाल बनाती, खूब सारी अच्छी अच्छी बातें करती। कभी कभी तो मैं उनकी गोद में सर रखकर सो जाती और वो मेरा सर से हिलाती, बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां फेरती। इस तरह मुझे नींद आने लगती। दरअसल कलीम जान गया था कि माँ का प्यार मेरी कमज़ोरी है। इसी वजह से वो मुझे खाला के पास छोड़ जाता था ताकि वो मुझे प्यार करें और मैं सुकून महसूस करूं। अब खाला के साथ चंद प्यार भरे लम्हात गुजारने की खातिर मैं कलीम की गिरफ्त में आ गई और उसकी पूजा करने लगी। हालांकि ये शख्स उम्र में मुझसे कहीं बड़ा था और शादीशुदा था, मगर मुझे इन बातों का एहसास नहीं था। मुझे तो घर की नफ़रत भरी सर्द फिज़ा से बाहर प्यार जताने वाला मिल गया था। मेरी तिश्ना रूह को किनारा मिला, फिर वो अचानक गायब हो गया। मेरी ज़िंदगी में फिर से कोई कमी आ गई, फिर से तन्हाई महसूस करने लगी। निगाहें हरदम उसी को तलाश करती। अब मेरा किसी काम में दिल ना लगता। खुदा ने आखिर मेरी सुन ली। एक दिन स्कूल जाते हुए वो सड़क पर जाता दिखाई दिया। दिल बिल्लियों उछल गया। चाहती थी कि जहाँ खड़ी हूँ वहाँ से ही आवाज़ लगा दूँ, मगर ये समझ में आया कि यूं ही किसी शख्स को सड़क से आवाज़ लगाना और पुकारना ठीक बात नहीं है। कलीम ने मेरी जानिब देखा। उसको मेरी मुसर्रत और इश्तियाक का अंदाज़ा हो गया और वो मेरे पास चला आया। शिकवा किया कि तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तो खाला बहुत याद आई थी। कहने लगा, खाला अपने बेटे के पास दुबई चली गई हैं, उनका घर खाली है और मैं काफ़ी मसरूफ़ था, इसीलिए नहीं आ सका। अच्छा, अब तो आ गए हैं, अब तो अम्मी से मिलवाने की कोई तरकीब करें ना। मेरी मुमानी अब्बू के रिश्तेदार हैं, अब्बा को पता चल जाएगा। क्या खाला के घर तुम्हारी अम्मी को ले आऊँ? वहाँ मिल लेना, वो तो महफूज जगह है। उनके घर की चाबी मेरे पास है, वो 3 माह बाद आएंगी। ये तो बड़ी मुद्दत है, इतना मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। कलीम, आप खाला का इंतज़ार मत करो, पहले ही अम्मी को ले आओ, बस आज कल में। ठीक है, कल तुम उनको यहाँ मिलोगी। उस रोज़ मेरी मुसरत का ठिकाना ना था। अगले दिन कलीम से मिली। उसने कहा कि आज तुम्हारी माँ किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सकेंगी, उनसे तुम 2 दिन बाद मिल सकोगी।
यूं ही वो मुझको टहलाता रहा और मुझे घेरे में लिए रखा। किसी तरह नाइला की अम्मी को सुनगुन हो गई कि मैं स्कूल जाने को निकलती हूँ लेकिन स्कूल नहीं जाती, तो फिर कहाँ जाती हूँ। उन्होंने मेरी सौतेली माँ से जिक्र कर दिया। क्योंकि मैंने तो नाइला से लड़ाई कर रखी थी, इसी वजह से उसको भी इल्म न था कि मैं स्कूल नहीं आती तो कहाँ जाती हूँ। जब बात मेरी सौतेली माँ के कानों तक पहुँची, उसने मुलाजमा से मेरी जासूसी कराई और फिर अब्बा को बता दिया कि तुम्हारी लड़की गलत रास्ते पर चल रही है, इसकी खबर लो। उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा तो मैं इतना रोई कि ना वो कुछ समझ सके और ना मैं कुछ बता सकी। हमारी गली में एक लड़की की शादी थी। शाम के 6 बजे हम शादी वाले घर पहुंच गए। ख्याल था रत जगह रहेगा, शादी वाले घर हंगामा रहता है। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं वहाँ से खिसक गई। सोचा कि इतनी भीड़ में मेरी गैर हाजिरी का किसको इल्म होगा। मैं कलीम से मिलने को चल दी ताकि उसको बता सकूं कि सौतेली माँ ने अब्बा को बता दिया है और अब भी तुमने मुझको मेरी माँ से ना मिलवाया तो फिर मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। मेरा ख्याल था कि इस मरहले पर कलीम को बाखबर करना ज़रूरी था, वरना ऐसा मुकाम भी आ सकता था कि बीवी के भड़काने पर मेरे वालिद मुझे स्कूल से ही हटा लेते। मुझे मालूम न था कि माँ ने मुझ पर निगाह रखी हुई है। उसने उसी वक्त अब्बा को बुलवा कर आगाह कर दिया कि तुम्हारी लड़की अभी अभी शादी वाले घर से निकली है, ज़रा देखो तो किधर गई है। अब्बा ने दोस्त से गाड़ी मांगी और सड़क पर आ गए, जबकि मैं पैदल चल रही थी। आगे जाकर मैंने तांगा लिया और कोचवान से कहा कि मुझे ज़रूरी फ़ोन करना है। उसने एक दुकान पर तांगा रोक लिया। कहने लगा, बीबी ये PCO है, यहाँ से फ़ोन कर लो। मैंने कलीम का नंबर मिलाया। उसने हेलो कहा। मैंने बताया कि आपकी तरफ आना चाहती हूँ, ज़रूरी बात करनी है। वो कहने लगा, खाला के घर आ जाओ, वो तुमको नज़दीक पड़ेगा। उसी तांगे पर उसकी खाला के मैं घर पहुँची, इस बात से बेखबर कि अब्बा गाड़ी में मेरा पीछा कर रहे हैं। खाला के घर वो गोया मेरे ही इंतज़ार में बैठा था, क्योंकि हम अक्सर यहाँ बैठा करते थे और ये एक महफूज जगह थी। अभी मुझे यहाँ आए चंद ही मिनट हुए थे कि वालिद साहब आ गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। कलीम ने दरवाज़ा खोला और वो उसको धकेल कर अंदर आ गए। इससे पहले कि उनका हाथ उठता, उन्होंने कहा, जानते हो मैं इस लड़की का बाप हूँ जो अंदर बैठी है और मैं इसी के साथ यहाँ तक आया हूँ। ये सुनकर कलीम सहम गया और वो अंदर आ गए। उस कमरे में जहाँ मैं बैठी हुई थी, अब्बा को देखकर मेरे पैरों तलों से ज़मीन निकल गई, मगर उस वक्त अब्बा ने समझदारी से काम लिया। कलीम से बोले, ये कब से तुमसे मिलने आ रही है? वो चुप रहा तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं झगड़ा नहीं करता। अगर तुमको मेरी लड़की इतनी पसंद है तो अभी फ़ौरन निकाह का बंदोबस्त करो और तुम इसको ज़िंदगी भर अपने साथ रखो। हमारे लिए ये मर चुकी है, लेकिन अब मज़ीद तुम हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। जवाब में कलीम ने जो बात कही, जैसे किसी ने मेरे कानों में अंगारे उंडेल दिए। काश ये जवाब सुनने से कबल मैं मर जाती। वो बोला, आपकी लड़की खुद मेरे पास आती थी, मैं उसको बुलाने नहीं जाता था। मैं शादीशुदा बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, किस तरह निकाह कर सकता हूँ? मेरे बड़े भाई तो मुझे घर से निकाल देंगे। बेहतर है आप इसको ले जाएं। कलीम ने मुझसे भी कहा, तुम अपने अब्बा के साथ चली जाओ और इनकी इज्जत बचा लो, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। मैं तो बिल्कुल सर्द हो गई, पत्थर की तरह। उसी खामोशी के दर्द को समेटे बाप के साथ घर चली आई। अब एक सदमा ही दिल को ना था, दूसरी कयामत भी थी। सौतेली माँ जिसने रुला रुला कर मुझको जीते जी मार दिया और मेरी हालत नीम पागलों सी कर दी। उधर कलीम की धोखेबाजी का दुख, ऊपर से अपनी तौहीन का गम, बाप की नज़रों से गिर जाने का सदमा और सौतेली माँ की डसती हुई जहरीली ज़ुबान। मेरी आंखों ने इतने आंसू बहाए कि आंसू भी खुश्क हो गए। मुझ पर घर से बाहर निकलने की पाबंदी लग गई। हालांकि उन दिनों मेरी ये कैफियत थी कि मुझ पर पाबंदियां ना भी लगती तो भी कलीम ने मेरी इतनी सबकी कराई थी कि मैं कभी दोबारा उसके पास ना जाती। स्कूल छूट गया, सहेलियां छूट गईं। 1 साल इसी कर्ब में गुजरा। मैंने खुदकुशी की भी कोशिश की मगर नाकाम रही। कुछ होश ठिकाने आए तो मैंने सौतेली माँ के तानों का बुरा मनाना छोड़ दिया। आखिर को गलती मेरी थी, जिसकी वजह से उनकी इज्जत पर हर्फ आया था। मैंने उनके पाँव पकड़कर माफ़ी मांग ली और दोबारा स्कूल में दाखिल कराने की इल्तिजा की। 3 साल बाद एक दिन एक औरत हमारे घर आई। माँ से कहा कि आपको मुलाजमा चाहिए, मुझे काम की ज़रूरत है। वो बोली, नहीं, मुलाजमा है हमारे पास। अच्छा बीबी, पानी पिलवा दें, खुदा आपके रिस्क में बरकत दे। माँ ने मुझसे कहा कि उसको पानी दे दूँ। जब मैं पानी लेने गई, वो औरत मेरे पीछे आ गई
اور جب پانی کا گلاس میں نے اس کو دیا اس نے میری مٹھی میں کاغذ دے دیا اور باہر نکل گئی۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کر کاغذ کھولا۔ یہ کلیم کا خط تھا۔ اس نے لکھا تھا، میری بیوی کو گردوں کا کینسر ہو گیا ہے اور اب میرے لیے دوسری شادی کرنا لازم ہے۔ تم سے نہ ہوئی تو کسی اور سے کر لوں گا۔ اگر تم کر لو گی تو تمہاری ساری رسوائیاں اور داغ دھل جائیں گے۔ اپنے بزرگوں کو منا لو اور زندگی برباد مت کرو۔ خط پڑھ کر مجھے اس قدر غصہ آیا کہ میں نے وہ خط والد صاحب کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے کہا، اچھا کیا جو مجھے آگاہ کر دیا، اب میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ جب ہم نے کہا تھا اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ یہ شخص جو پہلے تھا اب بھی وہی ہے۔ خبردار، اب دھوکہ مت کھانا۔ کلیم نائلہ کی خالہ زاد کا شوہر تھا۔ انہی لوگوں کی زبانی پتہ چلا کہ اس نے اپنی بیوی کی وفات کے 1.5 ماہ بعد دوسری شادی کر لی ہے۔ تو یہ ہے کلیم جیسے مردوں کی وفا۔ اس نے 6 ماہ بھی صبر نہ کیا اور دوبارہ صحرا باندھ لیا۔ میں نے ٹھنڈے دل سے اس خبر کو سنا اور یہی تقدیر ہے کہہ کر چپ ہو گئی، مگر میرا دل غم سے پھٹنے لگا۔ جب اس کی دوسری بیوی کی زبانی محلے بھر میں میرا اور کلیم کا گزرا ہوا ماضی منظر عام پر آنے لگا، گویا کلیم نے اپنی اس نئی نویلی دلہن کو میری اور اپنی ایک ایک بات اور پیار سے ساتھ گزاری ایک ایک گھڑی کی تفصیل بیان کر دی تھی۔ یہ وہ ہمارے درمیان کی باتیں تھیں جن کو صرف میں اور کلیم ہی جانتے تھے۔ وہ باتیں اب زبان زد عام ہو گئی تھیں۔ تب والد صاحب کو اس قدر غم ہوا کہ بیمار پڑ گئے۔ خدا کے بعد میں نے جس شخص پر بھروسہ کیا تھا، دنیا کی ساری چاہتیں میں نے اس کے دامن میں ڈال دی تھیں، اس نے اس مقدس سرمائے کا کس طرح سرعام نیلام کیا۔ اس واقعے کو 30 برس بیت چکے ہیں، مگر دل پر ایسا گہرا زخم لگا کہ آج تک نہیں بھرا۔ کلیم کہا کرتا تھا، میری مالی حالت اچھی نہیں، کیا تم میرے ساتھ دال روٹی کھا سکو گی؟ اور میں جواب دیتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ فاقے بھی کر سکتی ہوں۔ آج یہ وہی شخص تھا جس نے میرے حالات کے سنوارنے کا بھی انتظار نہ کیا اور کتنی جلدی اپنی جنت آباد کر لی۔ پہلے میں بہت رویا کرتی تھی، جب پتہ چلا میری ماں نے بھی اور شادی کر لی ہے تو پھر میں نے ان کے لیے بھی رونا بند کر دیا اور عہد کر لیا کہ اب میں کسی کے لیے نہیں روں گی۔ والد کی وفات کے بعد سوتیلی ماں کا سہارا بن گئی۔ میٹرک تو کیا تھا، نرسنگ میں داخلہ لیا۔ اب میں ایک نرس ہوں، مگر تہیہ کر لیا ہے کہ شادی نہیں کروں گی۔ اگر کبھی کی بھی تو جس سے کروں گی اپنا ماضی بتا کر کروں گی۔ میں نے تو دھوکہ کھایا، مگر کسی اور کو دھوکہ نہیں دوں گی۔